हेलो, माय नेम इज़ प्रभात एंड वेलकम टू द क्लास। आज का जो टॉपिक है वो जीईटी का जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट होता है या ज्योग्राफी बेसिकली मोर एक्यूरेटली कहूँ तो, ठीक है। ज्योग्राफी में भी बहुत ही फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है आज का हमारा, ठीक है, जिसका हम जो टॉपिक है उसको हम बोलेंगे विंड सिस्टम। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, एक एक क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूं मैं, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, दो कॉमन क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। एक ये ग्राफ बना हुआ था, ठीक है, ये ए है, ठीक है। यहाँ ये ग्राफ पेपर में आया हुआ था, प्रिंटेड था, ठीक है। इसको लिखा हुआ था हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक। और एक और है मेरे पास क्वेश्चन का सेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो तो अपना दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ पोल, ठीक, ये हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन व्हाट इज ए क्या है, ये क्या है ये, ठीक है। अब आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये, अगर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक, यह है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ए क्या है ये, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन में पढ़ करके लिख देता हूं, ठीक है। डोल्ड्रम, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड, डोल्ड्रम, वेस्टर्लीज, ठीक। सी एंड डी भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ईस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड, ईस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड, ठीक। अब आज का जो टॉपिक है ये कवर करने के बाद इस क्वेश्चन को आंसर आप इजीली कर सकते हैं, यही समझाने के लिए क्वेश्चन मेंशन किया है, ठीक। एक और क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें कुछ फिगर्स बने हुए थे, जैसे कि 998 1020 1012, ओके, दीज आर एमबी, मिलीबार, ठीक। एमबी ये वो है जिसकी यूनिट पे एयर के प्रेशर को मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब ऑप्शन में ये था कि विंड का ब्लो जो होगा वो कहाँ होगा, ठीक है, ए टू बी या बी टू सी या फिर सी टू ए या फिर ए टू सी, ठीक, इस तरीके से। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है बहुत ही इजीली आप आंसर कर पाएंगे इस सेशन के बाद, ठीक है। फिलहाल मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर है डोल्ड्रम, ठीक है, और इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो इसको बेसिकली ये आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालने के लिए मैंने ये मेंशन किया कि विंड जो है वो हमेशा हाई से लो की तरफ चलेगी, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन है, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ, ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। लो से हाई कभी नहीं जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो ये डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन में से आपको अपने ऑप्शंस को चूज करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन का। बाकी हम चलते हैं कि विंड सिस्टम है क्या, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा एयर के नेचर को समझते हैं और फिर उसके बाद में आगे मूव करते हैं, ठीक है। देखिए, अर्थ पे इंसुलेशन होता है, ठीक, अर्थ पे इंसुलेशन होता है और ये होता है सन के वजह से, जो कि एकमात्र हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है, ठीक। इंसुलेशन रिजल्ट करता है हीट में, ठीक है, और हीटिंग जो है वो बैलेंस्ड नहीं होती है, नॉट बैलेंस्ड, ठीक।
बैलेंस्ड हीटिंग नहीं होने के वजह से वेरिएशन आता है। वेरिएशन किस चीज में आता है? वेरिएशन आता है हीटिंग में, और हीटिंग में वेरिएशन आने की वजह से प्रेशर वेरी करता है, प्रेशर वेरीज। ठीक, अब ये अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल रीजन है। ठीक, ये पोलर रीजन है, दिस इज पोलर रीजन। ठीक, तो अब यहां से यहां तक जो है वो कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, आपको मालूम है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इसको बोलते हैं हम टॉरिड जोन, क्योंकि इसी के बीच में अर्थ का जो सन का जो रेज है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में रोटेट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 22 दिसंबर को, ऊपर 21 मार्च को ये ओवरहेड होगा। ओवरहेड होगा मतलब बिल्कुल सीधी पड़ेगी इन पे, ठीक है, और यहाँ पे 2 बार में होता है। ठीक है, और वो डेट है 22 मार्च, ठीक, एंड 23 सितंबर। ठीक, ये डेट्स हैं जिसके ऊपर होता है। इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे इसको विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं, इसको समर सोल्स्टिस बोलते हैं, और इसको वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं, इसको ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स इसलिए क्योंकि इक्वेटर पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पड़ती है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर दोनों में जो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट है वो बराबर का हो जाता है, जबकि सोल्स्टिसेस में वेरी करता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड है तो ऑब्वियसली उस टाइम पे नॉर्थ में जो है वो ड्यूरेशन कम हो जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्स्टिस का मतलब अनइक्वल डे एंड नाइट इन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, जबकि इक्विनॉक्स का मतलब इक्वल डे एंड नाइट। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इस हीटिंग के वजह से ये तो टॉरिड जोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये जो है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ या फिर 66.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं टेम्परेट। ठीक, टेम्परेट। और ये जो है ये फ्रिजिड जोन है, फ्रिजिड, फ्रिजिड जोन। ठीक, अब इन जोन का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है टॉरिड जोन जो है वो सबसे ज्यादा हीटेड इलाका होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हीटेड, सबसे ज्यादा गर्म। तो यहां पे जो होगा प्रेशर दोनों साइड के मुकाबले लो हो जाएगा। और क्यों होगा लो, ये भी मैं अभी बता रहा हूं आपको। ठीक है, पहले आप समझिए जोन को। टॉरिड जोन हाईली हीट, उससे कम हीटेड टेम्परेट, एंड फ्रिजिड का मतलब हो गया फ्रोजन, जमा हुआ। ठीक है, तो ये कंप्लीटली जो है बहुत ही लो टेम्परेचर का एरिया होता है ये। ठीक है, अब आते हैं एयर के नेचर के ऊपर। ठीक है, देखिए किसी भी सरफेस पे एयर है, ठीक है, अगर ये हीट हुआ, अगर ये हीट हुआ, ठीक है, तो हीट होने के बाद एयर जो होता है, एयर बिकम्स लाइटर। ठीक, और लाइटर हो जाएगा तो इट विल राइज फ्रॉम सरफेस। ठीक, अब इसको कॉमनली समझिए कि एक कमरे में 4 लोग हैं और 4 में से 3 लोग बाहर चले गए, तो कमरे का जो फर्श है उसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब 2 ही पैर हैं जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले 3 लोगों के और 6 पैर थे, तो टोटल जो है 8 पैर थे। अभी जो है इसी तरीके से एयर जो है वो फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता है सरफेस पे, जिसको एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं हम, जिसको हम मिली बार में मेजर करते हैं। वही चीज जो है एयर जो है सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब चूंकि एयर लाइट हो गया है और एयर सरफेस से ऊपर चला गया, तो एयर चला गया ऊपर। ठीक, एयर चला गया ऊपर। अब उसमें बीच में अगर इसमें वाटर बॉडी है तो वो मॉइस्चर भी कैरी कर जाता है। ठीक है, बट फिलहाल हम एयर की बात कर रहे हैं। ये ऊपर चला गया तो नीचे क्या हो गया? वैकेंट, खाली। ठीक, वैसे ही जैसे कम लोग हो गए, लोग कम हो गए तो प्रेशर हो गया कम। तो यहाँ पे जैसे हीट हो जाएगा, एयर राइज हो जाएगा, तो इट विल रिजल्ट इन लो प्रेशर।
इट विल रिजल्ट इन लो प्रेशर। ठीक, दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि एयर का जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट कैसे होता है, एयर का मूवमेंट इज ऑलवेज, कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, उसके बाद में चीजें हम समझेंगे। तो ऑलवेज हाई टू लो प्रेशर। ठीक, हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ वो मूव करेगा। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, जहां ज्यादा होगा वहीं से तो कहीं दूसरी जगह पे जाएगा। अब जिसके पास है ही नहीं वो क्या देगा दूसरे को, तो हाई प्रेशर है, ज्यादा है एयर, तो वो चला जाएगा। जहां भी हाई प्रेशर होगा वो कंपैरेटिवली कोल्ड एयर होगा। ठीक है, और जहां लो प्रेशर होगा वहां पे कंपैरेटिवली हॉट एयर होने की पॉसिबिलिटी होती है, जिसके वजह से एयर अप चली जाती है और प्रेशर लो हो जाता है। ये फिनोमिना पूरे अर्थ पे कंटिन्यूसली चलता है, और ऐसे ही फिनोमिना से हमारा जो सदर्न मॉनसून है, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून इन इंडिया, दैट अकर्स। ठीक है, खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है आज का, तो हम उसको नहीं करेंगे। पहले हम अब ये करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अभी आपको जस्ट अ मोमेंट, अर्थ जब रोटेट करता है, ठीक है, अर्थ जब रोटेट करता है तो उससे एक फिनोमिना क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और यही एक्चुअली में विंड के डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विंड के डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अब आप एक प्लेट मान लीजिए, ठीक है, अब ये एक मूविंग प्लेट है, ठीक, लाइक एन अर्थ। ठीक, अब इस पे एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ठीक, इसका डायरेक्शन ऐसे है, यू मूव कर रहा है, और इसने जो है एक बॉल को जो है वो थ्रो किया यहाँ पे। ठीक, अब इसको पहुंचने में लगे 5 सेकेंड्स। ठीक, इस 5 सेकेंड में जो नया पोजीशन है ए का, वो 5 सेकेंड में ए यहां आ गया, ठीक है, और बी यहां आ गया, तो बॉल तो वैसे ही पहुंचेगी बी के पास। एनी हाउ बॉल तो बी के पास पहुंचना ही है आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, ये रीजन है। अब जब 5 सेकेंड बिफोर जब बॉल थ्रो किया गया था तो ये पोजीशन था, और बॉल पहुंचा तो ये पोजीशन है, तो बॉल का जो डायरेक्शन है वो यू ना हो करके, ठीक है, कैसे हो गया है, यू हो गया है। एंड दिस इज ऑल अबाउट कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट कोरियोलिस इफेक्ट। यही कोरियोलिस इफेक्ट है। कोरियोलिस इफेक्ट सीधा सीधा बात करता है। ठीक, कोरियोलिस इफेक्ट कहता है कि भाई आपके पास में है नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, और आपके पास है साउथ हेमिस्फीयर। ठीक, विंड का जो सिंपल डायरेक्शन होना चाहिए जब बॉल थ्रो किया जाता है तो यू होना चाहिए, हम ये मान लेते हैं। ठीक, लेकिन ये एक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी एक्चुअली। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है, अभी करंट सिचुएशन में रियलिटी ये है, ठीक है, कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपने डायरेक्शन से वो किधर को मूव करती है, राइट में, और लेफ्ट में अपने डायरेक्शन से वो सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में। तो ये हम इसको बोलते हैं डिफ्लेक्ट्स टू इट्स राइट। राइट एंड नॉर्थ ध्यान रखिएगा, अगर साउथ है, ठीक है, तो उसमें लेफ्ट। ठीक है, ये कोरियोलिस इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट होता है ये। ठीक है,
अब कहने का मतलब है कोई भी डायरेक्शन हो, सपोज करो कि बॉल का डायरेक्शन ये होना चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, या ये होना चाहिए, मान लेते हैं कि ये एक डायरेक्शन है इसमें, तो इन दोनों कंडीशन में अब कैसे मूव करेगा, अपने डायरेक्शन से लेफ्ट में मूव करना चाहिए। डायरेक्शन ये है तो इसका लेफ्ट इधर को होगा, ये इधर को, इसका लेफ्ट इधर को होगा, ठीक। ये राइट में होना चाहिए तो ये इधर को जाएगा, ठीक है, ये और इधर को चला जाएगा, ठीक है। अपने जाते हुए डायरेक्शन से लेफ्ट या फिर राइट में इसका डिफ्लेक्शन होता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जब आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आती है, ठीक है, जब आप बॉल को थ्रो करते हैं तो जो स्विंग होता है, या फुटबॉल में जब आप किक करते हैं तो कभी भी फुटबॉल सीधी नहीं जाती है। जितना सदर्न हेमिस्फेयर में होगा या जितना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गेम हो रहा होगा उतना ही स्विंग होगा। आपने सुना होगा कि इंडिया, श्रीलंका, इनकी पिच इतनी अच्छी नहीं है, स्विंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इक्वेटोरियल रीजन पे है। इक्वेटोरियल रीजन पे कोरियोलिस इफेक्ट जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कोरियोलिस इफेक्ट की, कहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे यानी कि नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे, ठीक है। नॉर्थ पोल लिख देता हूँ यहाँ पे, साउथ पोल लिख देता हूँ, ठीक है, और ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 100%, यहाँ 0%, यहाँ पे 100%, ठीक है। ये कोरियोलिस इफेक्ट होगा। तो इस ग्राफ से आप ये स्टेटमेंट बना सकते हैं, सीधा सीधा स्टेटमेंट बनेगा कि कोरियोलिस इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा, 0 से 90 तो ज़्यादा ही लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड इंक्रीज किया, कोरियोलिस इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे आप मतलब लैटिट्यूड डिक्रीज करेगा, कोरियोलिस इफेक्ट भी डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। या ये कह लीजिए कि कोरियोलिस इफेक्ट बिकम्स 0 एट इक्वेटर। और इस तरीके के स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, ये इन किसी भी तरीके के वर्ड्स को यूज नहीं करेगा, सिंपल बात करेगा कि एयर जो है अपने डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट क्यों कर जाती है, मतलब अपना डायरेक्शन क्यों चेंज कर जाती है। उसमें 2 चीजें मेंशन की जा सकती हैं। पहला हो सकता है कि वो मेंशन कर दे कोरियोलिस इफेक्ट के वजह से, दूसरा वो मेंशन कर दे रोटेशन के वजह से। तो रोटेशन के और कोरियोलिस इफेक्ट इन दोनों सेम ही समझ लीजिए आप। जब बात आएगी डिफ्लेक्शन की या एयर अपने पाथ से क्यों डाइवर्ट हो जाती है, तो उसमें रोटेशन और कोरियोलिस इफेक्ट दोनों कभी भी साथ में नहीं देंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान में बिठा लेना है, क्योंकि इसी के ऊपर विंड सिस्टम हमारा है, बेस्ड है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अभी तक तो कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ आया होगा। इरेज करके आगे के टॉपिक्स के ऊपर बढ़ता हूं, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हीटिंग कैसे होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और उसके साथ हम मिक्स करेंगे कोरियोलिस इफेक्ट को। तो हीटिंग का आपको मालूम ही है, अर्थ का इंसुलेशन, और उसके साथ साथ देखो रोटेशन, जिसको आप समझ लो कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक। और उसके साथ आप ऐड कर दीजिए इंसोलेशन। अब इंसोलेशन का मतलब हीट, ठीक। अब यही हीटिंग होगा तभी तो चीजें बदलेंगी, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्शन बड़े से उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक। ये मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे से ना कट रहा है, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये मान लीजिए कि दिस इज अर्थ, ठीक। अभी सबसे पहले तो हम रीजन देख लेते हैं, ठीक है। ये जो रीजन है, ठीक है, दिस इज इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर है आप, ठीक है, ये इक्वेटर है, ठीक है। ये आपका समझ लीजिए ये TOC है, ठीक है। ये भी आपका जो है ये TOC है। ये आपका अंटार्कटिक सर्कल है, पता ही है आपको, एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक। ये आपका
आर्कटिक सर्कल है, ठीक, और ये आपका साउथ पोल, ठीक। इसको हम 90 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है, इसको हम 90 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री साउथ, ठीक, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 0 डिग्री, ठीक, और ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक। ये तो लैटिट्यूड्स मैंने आपको मेंशन कर दिए, इन लैटिट्यूड्स का नाम है, ठीक है। अब देखिए, हीटिंग सबसे ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल रीजन पे, तो यहाँ पे ये आप मान लीजिए 10 डिग्री साउथ एंड 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक, ये सबसे ज़्यादा हीटेड एरिया होते हैं, ठीक। और जितनी ज़्यादा यहाँ पे हीटिंग होगी, उसी के वजह से हीटिंग होगी, तो उसके बाद में चीज़ें बदल जाएंगी। अब मैं आपको यहाँ से ये ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और इसको समझिए कि ये जो पार्ट है, ठीक है, दिस इज इक्वेटर, ठीक है, ये आपका TOC है, ये आपका TOC है, ये आपका आर्कटिक सर्कल समझ लीजिए आप इसको, ये आपका अंटार्कटिक सर्कल, और ये जो है आपका साउथ पोल, सॉरी ये नॉर्थ पोल होगा, आर्कटिक के आगे नॉर्थ है, नॉर्थ पोल, और ये समझ लीजिए आपका साउथ पोल, ठीक। इसको फ्लैट कर दिया है मैंने, ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एयर जो है सबसे ज्यादा इक्वेटोरियल रीजन पे हीट होगी, ठीक है। अब एयर जब हीट होगी तो एयर विल राइज, ठीक, एयर राइज करेगी, और जैसे जैसे राइज करेगी वैसे वैसे वो कूल डाउन भी हो जाएगी, ठीक। तो कूल डाउन होगी तो फिर वो नीचे आएगी, ठीक, कूल डाउन होकर के वो नीचे आएगी। नीचे आने के बाद वो फिर या तो इस डायरेक्शन में डाइवर्ट करेगी या तो फिर इस डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन है, ठीक। जैसे ट्रैवल करेगी उसी के साथ साथ एयर जो है वापस से हीट होगी, और फिर एयर जो है वो राइज करेगी, ठीक, और एयर जो है वो पोल पे आकर के रुकेगी, और फिर ये ऐसे, ठीक, एयर राइज करेगी एंड इट विल कम अगेन एंड विल हियर। तो यहां से ये, अब ये जो रेड कलर के जो एरो है, ठीक है, ये सरफेस का फिनोमेना है, ठीक है, और ये जो डॉटेड वाला पार्ट है, ठीक है, ये वर्टिकल एयर मूवमेंट है, वर्टिकल एयर मूवमेंट, ठीक। और ये जो है, ये आपका जो एरो वाला पार्ट है, ठीक है, इसको जो है ये है आपका सरफेस मूवमेंट ऑफ एयर, दिस इज सरफेस मूवमेंट ऑफ एयर, या फिर जो आपका विंड में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, ठीक है, इसी को हम विंड कहते हैं। अभी इतना तो सीधा सीधा समझ आ गया कि किसी भी जगह पे एयर हीट होगी तो एयर विल राइज, ठीक है, एज इट विल राइज ये जो होगा टेम्परेचर इसका लो होगा, और लो होने के बाद फिर वो वापस आ जाएगी सरफेस पे, ठीक, सरफेस पे वो डाइवर्ट कर जाएगी, ठीक। तो अब सरफेस फिनोमिना और बाकी के अपर एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, ये आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब देखिए, यहां पे एयर जो है वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक, यहां पे कन्वर्ज कर रही है, फिर यहां पे जो है आप देखेंगे इस तरीके से डाइवर्ज कर रही है, ये क्या कर रही है, डाइवर्ज, ठीक, ये क्या कर रही है, कन्वर्ज, ठीक, यहां पे डाइवर्जन हो रहा है, ठीक। तो लेकिन ठीक इसी के नीचे यहां पे कन्वर्जन हो रहा है, यहां पे डाइवर्जन हो रहा है, यहां पे कन्वर्जन हो रहा है, ठीक, यहां डाइवर्जन और यहां कन्वर्जन। आप ये देखिए अपर एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, ठीक है,
और सरफेस का एयर मूवमेंट जो है, दोनों में कितना कॉन्ट्रास्ट है। जहां पे इक्वेटोरियल रीजन पे यहां पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, ठीक उसी के ऊपर एयर डाइवर्ज हो रहा है। ठीक, यहां पे एयर कन्वर्ज हो रहा है तो ठीक उसके नीचे सरफेस पे डाइवर्ज हो रहा है। ठीक, और ये जो कन्वर्जेंस है ना, इसी को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ITCZ, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में फैला हुआ है। ठीक है, मोर एक्यूरेटली ये 10 डिग्री का होता है, 5 to 5। ठीक है, बट ये शिफ्ट करता रहता है क्योंकि अर्थ भी मूवमेंट में शिफ्ट करता रहता है, तो उसके वजह से। ठीक है, चलिए, तो ये तो समझ आ गया। अब ये कन्वर्जेंस जोन है तो कन्वर्ज तो करेगा। ठीक है, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, अब अगर कोरियोलिस इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो हम कैसे माने, हम ये देख लेते हैं कि ये जो कन्वर्जेंस जोन है यहाँ पे लो प्रेशर होता है और इसी लो प्रेशर को हम डोल्ड्रम बोलते हैं। डोल्ड्रम इज नथिंग बट कंडीशन ऑफ लो प्रेशर या फिर नो एयर। इसको कई बार हम काम विंड भी बोलते हैं। काम विंड मतलब शांत हवा का कंडीशन, जब जो बोलते हैं ना ज्यादातर गर्मी में कि हवा बिल्कुल नहीं है, हवा चल ही नहीं रही है, तो वो यही होता है। ठीक है, इसी तरीके से तो ये डोल्ड्रम हो गया। ठीक, अभी देखिए, जैसे ये डोल्ड्रम हो गया तो अब अगर मान लेते हैं कि कोरियोलिस इफेक्ट नहीं है तो एयर का सीधा सीधा मूवमेंट है। यहां पे तो लो प्रेशर है। ठीक है, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि कैसे कैसे है ये। ठीक है, नाम बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक, फिर उसके बाद में ट्रॉपिक से थोड़ा सा नीचे होकर के सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि हवा जो है वो नीचे आ रही है, प्रेशर है, हवा प्रेशर एक्सर्ट करेगी नीचे। ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, और यहाँ पे फिर से वापस से डाइवर्ज कर रही है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लो प्रेशर पे कन्वर्जेंस जोन था, यहाँ भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो जब यहाँ कन्वर्ज करेगा तो ये बनेगा, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर से थोड़ा सा नीचे, और यहां बनेगा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट अराउंड साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैंने यहाँ पे साउथ ही लिख दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक, फिर आर्कटिक सर्कल के पास में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, फिर ट्रॉपिक के पास सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटर के पास इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सेम चीज रिपीट हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। आई थिंक समझ आ गया होगा हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर जहां पे भी डाइवर्ज होगा यहां कन्वर्ज होगा, यहां डाइवर्ज होगा। ठीक है, ये कन्वर्ज हो रहा है, फिर यहां डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, CD CD, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक, ये है। उसके बाद में अब जब ये हो रहा है तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअल मूवमेंट कैसे होना चाहिए। मैंने आपको बताया एयर का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा। ठीक, अब मान लेते हैं हाई प्रेशर कितना है, ये 98 मान लेते हैं MB, तो इससे लो होना चाहिए, ये आप मानिए 96 MB होगा, तो एयर का मूवमेंट ऐसे आएगा। ठीक, ये हो गया। अब देख लेते हैं कि इस हिसाब से कैसे होना चाहिए। हाई प्रेशर ये है तो यहां से ऐसे आना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए। ठीक, ये प्रेशर का फिनोमिना है जिसके वजह से एयर का मूवमेंट ऐसा होना चाहिए, यहां से लो की तरफ। ठीक, अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैंने जो फिगर उधर बनाया है उसमें किस तरीके से, ये देखिए
ठीक, हाई से हमेशा डाइवर्ज करेगा, ठीक है, और लो पे आके देखिए ये दोनों विंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे कन्वर्ज कर रही है, तो इन दोनों जगह पे पोलर फ्रंट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, पोलर फ्रंट्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ भी डाइवर्ज हो रहा है, तो जब यहाँ डाइवर्ज हो रहा है तो यहीं पे जो है आपका हॉर्स लैटिट्यूड क्रिएट होता है, जो कि 30 to 35 डिग्री नॉर्थ पे है। ये नॉर्थ पे ही होता है और कहीं नहीं होता है। अच्छा, हॉर्स लैटिट्यूड से रिलेटेड एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जो हॉर्स का जो ट्रेड होता था, ठीक है, पुराने टाइम में, तो ये एक ऐसा कंडीशन है यहाँ पे जहाँ पे हवा नहीं चलती थी, तो हवा नहीं चल रही है तो फिर जो शिप है उसको डायरेक्शन नहीं मिलता था, तो शिप को लाइट करने के लिए हॉर्स को समंदर में उतार देते थे मतलब फेंक देते थे, जो कि वो मर ही जाता था, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो उसके बाद में उसी लैटिट्यूड को हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। बट हॉर्स लैटिट्यूड एक ऐसा लैटिट्यूड है जहाँ पे एयर का जो कंडीशन होता है, विंड का कंडीशन होता है, वो काम होता है। चूंकि आप देखेंगे यहाँ दोनों तरफ डाइवर्ज हो रही है, तो वहाँ पे एक्चुअली में कुछ इधर चलेगा कुछ इधर चलेगा, तो बीच में कुछ नहीं बचा, ये नाम मात्र का, तो वो डायरेक्शन जो है वो हो नहीं पाता है। तो वो 5 डिग्री का जो ऐसा डिफरेंस है ना लैटिट्यूड का, जिसमें ये कंडीशन क्रिएट होता है। इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में अलग तरीके का फिनोमेना क्रिएट होता है, वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये चीज है। अभी डोल्ड्रम आपको क्लियर हो गया, हॉर्स लैटिट्यूड क्लियर हो गया, और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। विंड का डायरेक्शन अगर कोरियोलिस इफेक्ट नहीं होता तो ऐसा होता, लेकिन चूंकि कोरियोलिस इफेक्ट है, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट करता है, तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, आप सदर्न हेमिस्फीयर में अपने डायरेक्शन से लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करता है, तो डायरेक्शन ये है तो इसका लेफ्ट हो जाएगा ये, आप समझिए, वो इधर को जाना है तो राइट ये, लेफ्ट ये, तो ये अपने डायरेक्शन से यू मूव करेगा, ठीक। और अब यहां पे यही चीज ऐसे मूव करेगी, ठीक। तो ये है, आप जब किताब देखेंगे तो आपको इसी तरीके का जो है डायरेक्शन आपको मिलेगा विंड्स में, ठीक। ये देखिए, तो ये जो है ये आफ्टर कोरियोलिस इफेक्ट है, आफ्टर कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक। और ये विदाउट कोरियोलिस इफेक्ट है, और इसी को हम विंड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। विंड का डायरेक्शन यही होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फिनोमेना है कि कैसे ये क्रिएट होता है और डिफ्लेक्शन होने की वजह से डायरेक्शन इसका कैसे चेंज होता है, ठीक है। आपके लिए मैंने स्क्रीन बिल्कुल छोड़ दिया है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, समझ आ सकता है इसमें, ठीक है। बाकी ये है कि अभी जो है ये विंड कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, इसको और आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मुझे दूसरा और क्लियर जो पिक्चर है वो उसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब जो है भाई इनके जो है नाम है वो नाम कैसे करेंगे, व्हाट इज द नेम, ठीक है, हाउ वी नेम, ठीक है। विंड सिस्टम का या विंड का नाम कैसे करते हैं, नेम, भाई किसको किस नाम से जाने, तो इसमें बोलते हैं फ्रॉम डायरेक्शन इट स्टार्ट्स ब्लोइंग, जिस डायरेक्शन से ये ब्लो करना स्टार्ट करता है उस डायरेक्शन के नाम पे हम रख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं, दिस इज अ माउंटेन, ठीक। अगर कोई यहां से आ रहा है एयर, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं माउंटेन ब्रीज, माउंटेन ब्रीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि माउंटेन से आ रहा है। अगर यही चीज अगर मान लेते हैं यहां से जाएगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वैली ब्रीज, नाम क्योंकि ये वैली से जा रहा है, ठीक। अगर मान लेते हैं ये ओशियन है, ये सरफेस है, ठीक है, ऐसे, ठीक, दिस इज ओशियन, ठीक है, दिस इज लैंड, ठीक। अगर कोई हवा इधर को जा रही है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे
सी ब्रीज, ठीक। और कोई हवा अगर इस साइड से इधर को जा रही है, ठीक है, मान लेते हैं लैंड टू इधर को जा रही है, तो ये लैंड ब्रीज, ठीक। तो डायरेक्शन हमेशा उसी हिसाब से रखेंगे। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूं कि कोई वेस्टर्लीज है, ठीक है, या मैं कहूं कि ईस्टर्लीज है, ठीक है, तो अगर वेस्टर्लीज कहूं और ईस्टर्लीज कहूं, ठीक है, तो वेस्टर्लीज को डायरेक्शन जो है वो मैं रेड कलर से एरो कर रहा हूं, ठीक है, और ईस्टर्लीज का ब्लू कलर से, ठीक है। तो अब ये एक फिगर मान लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक। अभी आपको देखिए जो ईस्टर्लीज होगा वो हर तरीके से ईस्ट से ही आएगा, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, चाहे यूं जाए, ठीक है, या यूं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईस्ट से ही होना चाहिए हमेशा। और जो वेस्टर्लीज होगा वो हमेशा चाहे ऐसे चला जाए, यूं चला जाए, यूं चला जाए, ऐसे चला जाए, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में इन चीज़ों को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आ गई। हमेशा नाम उस तरीके से रखते हैं जहाँ से वो स्टार्ट करती है, ठीक है। तो माउंटेन से है तो माउंटेन ब्रिज, वैली से है तो वैली ब्रिज, लैंड से है तो लैंड ब्रिज, सी से है तो सी ब्रिज, वेस्टर्लीज है तो वेस्ट से चलेगी, ईस्टर्लीज है तो ईस्ट से चलेगी, ठीक है। बाकी हम स्पेसिफिकली हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, एग्जैक्टली ये साउथ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट में चल रही है, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर फिनोमेना है, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कि ये साउथ वेस्ट से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ब्लो कर रही है, ठीक है। वो एक अपनी चीज है, वो पर्टिकुलर फिनोमेना हो गया, बट ये है तो वेस्ट से ही और वो है ईस्ट से, ठीक है। इसी तरीके से आपको इंडिया का कॉन्टेक्स्ट भी समझा देता हूं, ठीक है। इंडिया का मैप ये मान लीजिए, ठीक है, और ये इक्वेटर मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब यू चलती है, ठीक, और चूंकि ये जो तिब्बतन प्लेट्यू के पास, ठीक है, हाईली हीटेड होता है, तो और जून के टाइम में ये वैसे भी जो इक्वेटोरियल रीजन का फिनोमेना थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट हो चुका होता है, ITCZ लिटिल बिट अपवर्ड होता है, ठीक है। तो थोड़ा इक्वेटर को क्रॉस करके ये चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे लो प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है कि यहाँ से विंड जो है डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर लेती है, और ये सिर्फ इधर के नहीं है, पूरे अर्थ पे, क्योंकि 21 जून को इक्वेटर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन ओवरहेड होता है। तो जब वो ओवरहेड होता है तो 23.5 डिग्री अराउंड पूरे वर्ल्ड में एक लो प्रेशर का जो फिनोमेना है वो क्रिएट करता है। तो हर जगह पे इक्वेटर के पास से विंड जो है वो साउथ वेस्ट में डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से अब इस डायरेक्शन को जब इंडिया में ये एंटर करती है तो इसका डायरेक्शन हो जाता है साउथ वेस्ट, ठीक है। इसीलिए हम अपने मॉनसून को साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें डायरेक्शन के ऊपर है कि विंड का नाम कैसे पड़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं विंड सिस्टम में परमानेंट विंड्स कौन सी होती है। इनको हम रीजनल विंड्स कह सकते हैं, सीजनल विंड्स कह सकते हैं, या फिर लोकल विंड्स कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपका इंडिया में एलिफेंटा हो गया, ठीक है, USA में आपका चिनूक हो गया, चिनूक को स्नो ईटर भी बोलते हैं, और चिनूक नाम का आपका फाइटर प्लेन भी है, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए, आई विल ड्रॉ द अर्थ अगेन, ओके, एंड विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड फिनोमेनाज, ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है, ये ईस्टर्लीज का पार्ट है, ईस्टर्लीज ब्लो करती हैं, ठीक। ठीक इसके ऊपर वेस्टर्लीज ब्लो करती हैं, ठीक, यहाँ वेस्टर्लीज है, ठीक है। और ईस्टर्लीज को आप ट्रेड विंड भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे वेस्टर्लीज के बाद क्या ब्लो करेगा बताइए। ईस्टर्लीज का डायरेक्शन पहले मेंशन कर लेते हैं। ईस्टर्लीज का डायरेक्शन कैसे होता है, यूं होता है,
ठीक, ईस्टर्लीज का डायरेक्शन ये होगा, दीज आर ईस्टर्लीज, ठीक है, या आपके ये ट्रेड विंड, ठीक, ये ईस्टर्लीज है, ठीक है। वेस्टर्लीज कैसी होंगी? वेस्टर्लीज ऐसे होंगी, ठीक। बहुत सारे फिनोमेना जिससे क्रिएट होते हैं, ठीक है, और फिर वापस से ईस्टर्लीज हम बना देते हैं यू, जिसको हम पोलर ईस्टर्लीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पोलर ईस्टर्लीज हो गया, ठीक, ये हो गया आपका पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो रीजन है ये फ्रंट का रीजन है, फ्रंट, ये जो रीजन है ये फ्रंट का रीजन है, ठीक है। अच्छा, ये तो फ्रंट का रीजन है। अब सबसे ज्यादा लैंड, ठीक है, सबसे ये जो यहां पे आप मान लीजिए ये हॉर्स लैटिट्यूड है 30 to 35 डिग्री नॉर्थ, ठीक। लेकिन साउथ में वेस्टर्लीज, साउथ में चूंकि जमीन कम है तो विंड को डिफ्लेक्ट या अफेक्ट करने वाला कोई ऐसा खास फैक्टर है नहीं, क्योंकि जमीन होती है तो बहुत सारी टोपोग्राफी होगी, रिलीफ फीचर्स होते हैं, तो वो विंड के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, अफेक्ट करते हैं। चूंकि सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, विंड जो होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग नाम से जानते हैं हम, ठीक है, और यही नाम मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। 40 डिग्री लैटिट्यूड, 50 डिग्री लैटिट्यूड एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। इसका क्या नाम है? इसको हम बोलते हैं रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिकिंग 60s, ठीक। ये तीन नाम, ये फ्रंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। और यहां पर भी मेंशन कर ही देते हैं डोल्ड्रम, ठीक है, ताकि आपको याद रहे ये सब चीजें क्रिएट होती है। अब कभी ग्राफ आ जाएगा तो यू विल बी यू कैन इजिली आंसर कि कहाँ पे क्या चीज क्रिएट होता है, ठीक है। ये तीन और ये चार चीजें जो है ये तो कंप्लीटली आपका लैटिट्यूड के बेस है, ठीक है। डोल्ड्रम जो है वो अच्छा, अगर ये आ जाता है ना कि ITCZ पे बनता है तो बिल्कुल सही बात है। अगर ITCZ ऊपर चला गया तो डोल्ड्रम भी ऊपर चला जाएगा, ITCZ नीचे आ गया तो डोल्ड्रम भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब आप ये समझिए कि मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर देता हूं, ठीक है, कि दिस इज अ लैंड, ठीक, एंड दिस इज ओशियन, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो ओशियन, ठीक है। अभी आपको मालूम है वेस्टर्लीज का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अब दोनों जगह पे अलग अलग होगा, ठीक है। वेस्टर्लीज का डायरेक्शन यहां पे साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक, यहां पे नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट होगा, ठीक है, ये वेस्टर्लीज का डायरेक्शन है। ठीक इसी तरीके से ट्रेड विंड का या ईस्टर्लीज का डायरेक्शन कैसे होगा, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट या फिर आपका साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। पोलर ईस्टर्लीज का डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा जो यहां पे होगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन मेंशन किया है, आप इसको क्लियरली मेंशन कर लीजिएगा जब आप ड्रॉ करें, ठीक है, बहुत ही इजी है, कई बार डायरेक्शन जो है वो पूछ लेते हैं, ठीक है। अब ये एक लैंड है और ये दो ओशियन है, ठीक है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि जब भी कोई हॉट विंड ओशियन के ऊपर से ब्लो करेगी तो वो अपने साथ मॉइस्चर कैरी कर लेगी, ठीक। अब कंडीशन को समझिए,
नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में कम है, तो मैं इसको इक्वेटर मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए, जो भी साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एक तो आप ये समझिए कि ये ओशियन का वेस्ट है और ये ईस्ट है, ये ओशियन का ईस्ट है और ये ओशियन का वेस्ट है, जबकि ये लैंड का वेस्ट और लैंड का ईस्ट है। तो ये जो फिनोमेना क्रिएट हो रहा है, इस पे थोड़ा सा आपको गौर फरमाना है कि भाई ओशियन का जो वेस्ट पार्ट है वो कॉन्टिनेंट का या लैंड मास का कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट होगा। तो स्टेटमेंट, डिफिकल्ट लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो उसमें स्टेटमेंट आता है, और स्टेटमेंट आपको वेरीफाई करना होगा कि आके वो बोलेगा कि जो ट्रेड विंड है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विल ब्रिंग हैवी रेनफॉल ऑन दी वेस्टर्न मार्जिन ऑफ लैंड, जो कि गलत है। इक्वेटोरियल रीजन पे कोई वेस्ट ट्रेड विंड होगा तो उसका डायरेक्शन यही तो होगा ट्रेड विंड का। तो ये विंड इस डायरेक्शन पे कभी भी बारिश नहीं कर सकती, इस डायरेक्शन पे बारिश करेगी, रेनफॉल, ठीक। इसी तरीके से आपको पता है, ठीक है, कि अटलांटिक ओशियन है और अटलांटिक ओशियन के ठीक इधर में लंदन है, ठीक है, इंग्लैंड है, ठीक, और इंग्लैंड का जो लोकेशन है वो वेस्टर्लीज पे पड़ता है, ठीक है, ये वेस्टर्लीज है, और वेस्टर्लीज जो होती है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली वार्म होती है, ठीक है। अब इसके वार्म होने के वजह से फिनोमिना क्या क्रिएट होता है कि ये अपने साथ गर्म हवा और गर्म पानी लेके जाती है इंग्लैंड के तट पे, तो ये जो है ना फ्रोजन फ्री रहता है, फ्रोजन फ्री। ठंड के मौसम में भी इसमें बर्फ नहीं जमती है, जबकि ठीक इसी लैटिट्यूड पे अगर आप कनाडा में आ जाएंगे, ठीक है, तो कनाडा में आपको आइस कटर की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, समंदर में आइस कटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है क्योंकि समंदर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ये वेस्टर्लीज वाला फिनोमिना वहां पे अकर नहीं कर पाता है, जबकि अटलांटिक ओशन होने की वजह से डिफ्लेक्ट होता है विंड और एयर, और उसके वजह से वेस्टर्ली जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है और ये वार्म विंड लेकर के इसी लैटिट्यूड पे चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये जनरल फिनोमिनाज अकर करते हैं विंड सिस्टम से, ठीक है, लेकिन विंड सिस्टम में आपके परमानेंट विंड जो है वो यही है, वेस्टर्लीज हो गया, ट्रेड विंड हो गया, ठीक है, उसके अलावा पोलर ईस्टर्लीज हो गया, दो पोलर ईस्टर्लीज है, 2 वेस्टर्लीज है, 4 हो गए, और 5वां आपका ईस्टर्लीज, जिसको आप ट्रेड विंड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब फिनोमिना आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अगर जैसे वेस्टर्लीज है तो वेस्टर्लीज ऐसे ब्लो करेगी किसी भी लैंड मास पे, आप ये देखिए, तो वेस्टर्लीज का जो डायरेक्शन है वो हमेशा लैंड मास के वेस्ट पे ही रेनफॉल क्रिएट कर सकती है, ठीक है। ईस्ट पे वेस्टर्लीज कभी क्रिएट नहीं कर पाएंगी, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। एक और बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, अफ्रीका का बताता हूं, ठीक है। जैसे अफ्रीका का लैंड मास जो है आप अपने माइंड में इमेजिन करिए, ठीक है। मैं उसको थोड़ा सा वैसे ही फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये मान लेते हैं दिस इज अफ्रीका, दिस इज मेडागास्कर, ठीक। अभी आपको मालूम है कि अफ्रीका से इक्वेटोरियल रीजन पे निकलता है, ठीक है, इक्वेटर निकलता है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री से इक्वेटर जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर अब डायरेक्शन देखेंगे तो विंड का यहाँ पे ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, ठीक। दूसरा पार्ट यहाँ से ऐसे आए, मतलब ये थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए तो ये ऐसे पार्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ईस्टर्ली चल रही है, ठीक, ये पार्ट आ गया, और यहाँ पे ये एक आ जाता है कोल्ड करंट, ठीक, और ये वेस्टर्लीज हो गई, ठीक। सॉरी, यहाँ पे तो वेस्टर्लीज नहीं आएंगी, माय बैड, ये तो ईस्टर्लीज का इलाका है, ठीक है, ये ईस्टर्लीज का इलाका है, ठीक है। अब बहुत हद तक बारिश होगी तो कोस्टल रीजन पे होगी, ठीक, मैक्सिमम कोस्टल रीजन पे बारिश होगी, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ सबसे बिगेस्ट जो है ये सबसे बिगेस्ट सहारा, ठीक है, फिर नामीब, ठीक, ये 2 बड़े डेजर्ट जो है डेवलप हो गए हैं,
कारण वही है, रेनफॉल क्रिएट ही नहीं हो पाता, इधर से मॉइस्चर आ ही नहीं पाता। एक तो कोल्ड विंड के कोल्ड करंट के चपेट में हवा आ जाती है तो मॉइस्चर की कमी हो जाती है। ये वार्म विंड होती है, यहाँ वार्म करंट चलता है, तो ये इधर कोस्टल रीजन पे ही रेनफॉल क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो फिलहाल जो है इस क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा। ठीक है, और आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप इन अभी हमारे इस सेशन से मतलब आंसर करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी है वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। हालांकि विंड सिस्टम में मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के हिसाब से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंटेंट और स्टैंडर्ड के हिसाब से आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, स्टिल अगर कोई डाउट होता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।